हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव कुमार आप सभी को आरबी स्टडी पॉइंट पर फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ना शुरू करते हैं भारतीय संविधान यानी इंडियन पॉलिटी, यानी भारत का संविधान। ठीक है, इंडियन पॉलिटी। ठीक है, तो आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे भारत का संविधान या इंडियन पॉलिटी। ठीक है, तो संविधान आखिर कहते किसको है, मेन बात यही होता है। तो देखिए, किसी भी देश के संचालन के लिए जो कानून व्यवस्था बनाया जाता है उसके हिसाब से उस देश का प्रशासन या शासन चलाया जाता है, उसी को उस देश का संविधान कहते हैं। ठीक है, तो संविधान यहाँ पर एक लिखित होता है और एक अलिखित होता है। ठीक है, तो दुनिया का सबसे पहले अगर संविधान लागू करने वाला देश पूछा जाए तो वो ब्रिटेन है, और उसके बाद जो लिखित, तो ब्रिटेन जो संविधान दुनिया का सबसे पहले संविधान लागू किया था वो अलिखित संविधान था। लेकिन जो सबसे पहले अगर लिखित संविधान की बात किया जाए तो वो कौन लागू किया था, तो वो किया था अमेरिका। ठीक है, तो ये तो बेसिक सी बात हो गया कि किसी भी देश के जो शासन व्यवस्था जिस बुक के अनुसार, चाहे जिस कानून व्यवस्था के अनुसार चलाया जाता है, उसी को उस देश का क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर कोई भी अगर पढ़ना स्टार्ट करता, चाहे कहीं भी आप कोई भी बुक से संविधान पढ़ना स्टार्ट करते हो, तो उसमें सबसे पहले दिया रहता है संवैधानिक विकास। लेकिन हम यहाँ पर कुछ अलग तरह से पढ़ेंगे। यहाँ पर हम संवैधानिक विकास लास्ट में पढ़ेंगे, पहले हम संविधान को भाग 1 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात आता है कि भारतीय संविधान में आखिरकार भाग है कितना। तो भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग है, लेकिन संशोधन के बाद इसमें ए बी जोड़ने के बाद जो भी नए कानून इसमें जोड़े गए थे उसमें कुछ भाग भी जोड़े गए थे। तो संशोधन के बाद ये भाग कितना हो गया था, हो गया 25 हो गया है। ठीक है, अब सबसे पहले बात ये भाग क्या है देखते हैं। देखिए, संविधान एक जो भारतीय संविधान है एक बुक में लिखा गया हुआ है। ठीक है, जो है तो उसमें टोटल 22 भाग है। ठीक है, तो उसी 22 भाग यानी उसको 22 चैप्टर आप कह सकते हैं। ठीक है, तो उसी को क्या कहा गया है, भाग कहा गया है। तो इस भाग में कुछ और भाग जोड़े गए हैं संशोधन के बाद, 3 नए भाग जोड़े गए। वो क्या जोड़ा गया है नहीं, वो आगे जैसे हम भाग पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो वहां पे उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो यानी संविधान में टोटल, भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग है, संशोधन के बाद ये कितना हो गया, 25 हो गया। ठीक है, लेकिन अगर इसी 22 भाग को छोटे छोटे टॉपिक में बांटा गया है, यानी छोटे छोटे में, तो इसमें उसको क्या कहते हैं, अनुच्छेद कहा जाता है। जो कि मूल संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद है। और जब संशोधन में कोई भाग जोड़ा गया हो तो उसमें अनुच्छेद भी जोड़ा गया हो, तो संशोधन में अनुच्छेद भी जोड़ा गया, जो कि लमसम अभी 450 से प्लस अनुच्छेद है। ज्यादा अनुच्छेद भारतीय संविधान में देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम भाग 1 से आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और धीरे धीरे कर करके यहाँ पर भाग क्रम बाय क्रम पढ़ते हुए टोटल 25 भाग हम यहीं पे पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे संवैधानिक भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, तो टोटल भाग कितने भारतीय संविधान में, 22 है। अनुच्छेद कितना है, तो 395 है। वो ये किसमें है, ये मूल संविधान में है, मूल संविधान। अब मूल संविधान किसको कहते, देखिए, जिस समय संविधान लिखा गया उसमें कोई चेंज नहीं हुआ था, उसको क्या कहते हैं, मूल संविधान। और जो संशोधन के बाद अभी का जो संविधान है प्रेजेंट, वो अलग हुआ। ठीक है, तो मूल संविधान में कितने भाग, 22 भाग, अनुच्छेद कितने, 395 अनुच्छेद। ठीक है, तो इसमें हम भाग 1 की बात करते हैं। ठीक है, भाग 1 इसमें कब कहां से कहां तक है, तो भाग 1 में ये अनुच्छेद 1 से लेकर के और 4 तक है। भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर कितना तक दिया हुआ है, 4 तक। ठीक है, तो भाग 1 में जो बात किया गया भारत संघ एवं उसके क्षेत्र। ठीक है, तो भाग 1 में है भारत संघ एवं उसके क्षेत्र। ठीक है, यानी भारत संघ, जो भारत का, जो भारत में कौन कौन राज्य, कौन कौन एरिया शामिल है, चाहे राज्यों का संघ यही होता है। ठीक है, जो भारत एक है, क्या है, राज्यों का
संघ है, ठीक है। तो इसमें भाग 1 में 1 से 4 अनुच्छेद तक भाग 1 है, इसमें भारत संघ एवं उसके क्षेत्र की चर्चा, यानी भारत की टोटल क्षेत्र की चर्चा है, ठीक है। तो इसको अब हम क्रम बाय क्रम, अनुच्छेद बाय अनुच्छेद पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आता है अनुच्छेद 1, ठीक है, अनुच्छेद 1 आता है। अब अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है, देखिए, तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, यानी इसमें फर्स्ट पॉइंट है भारत राज्यों का संघ है, यानी भारत सभी राज्यों को मिलकर बनाया गया है। अब राज्य का मतलब यहाँ पर ये बिहार, झारखंड, यूपी नहीं हो गया। भारत में जितने भी क्षेत्र, दादर नगर हवेली, चाहे जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हुए, सबको मिला करके भारत देश का निर्माण हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं राज्य को, इसमें कहा गया है जो जितने भी भारत के राज्य क्षेत्र है ना, उसको पहली अनुसूची में रखा गया है। भारत के राज्य को पहली अनुसूची में रखा गया है, ठीक है। भारत के राज्य को पहली अनुसूची में रखा गया, ठीक है। अब ये अनुसूची कितना है, तो मूल संविधान में देखिएगा ये अनुसूची क्या है, नहीं, जब हम अनुसूची पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। सीधे आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि भारतीय संविधान में, मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, लेकिन यही संशोधन के बाद इसे कितना हो गया, 12 हो गया। अब कौन कौन अनुसूची में क्या बात है, वो टोटल एक जगह अनुसूची पढ़ेंगे, वहां हम पढ़ेंगे। तो यहाँ आपको केवल ये ध्यान रखना है, जो भारत के, अब देखिए राज्य क्या है, किसको किसको राज्य कहेंगे, क्या कहेंगे, ये सब कहाँ पढ़ना है हमको, अनुसूची 1 में। अनुसूची 1 में कहा है क्या राज्य होने की क्या परिभाषा है, राज्य होने के लिए क्या चाहिए, नहीं चाहिए, उसका क्षेत्र वगैरह, वो सब क्या पढ़ना है हमको, अनुसूची में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद कहा गया इसमें तीसरा पॉइंट कहा गया है, इसमें 3 प्रकार, मतलब इसमें जो राज्य को है ना 3 प्रकार में बांटा गया है, ठीक है। राज्य को 3 प्रकार में बांटा गया है, ठीक है। देखिए राज्य को कितने प्रकार में बांटा गया है, 3 प्रकार में। यहां पर देखिएगा एक में है क्या, स्टेट, जिसको जैसे बिहार, झारखंड, यूपी ये हो गया, तो इसको स्टेट है। ये कितने हैं भारत में भी, 28 है। दूसरा में है यूनियन टेरिटरी, यानी केंद्र शासित प्रदेश, तो केंद्र शासित प्रदेश कितना है भारत में अभी, 8 है। और तीसरा में है अर्जित भूमि, अब अर्जित भूमि भारत में कितने हैं, 0 है। यानी भारत किसी देश, अर्जित भूमि किसको कहते हैं, जब भारत किसी और देश पर आक्रमण करके कुछ क्षेत्र को अपने में मिला लेता है, उसको कहेंगे अर्जित भूमि। तो भारत तो ऐसा किया नहीं है कभी, ठीक है। भारत एक शांति प्रिय देश है, तो भारत किसी पे आक्रमण करने में बिलीव कभी नहीं रखता है, और नहीं, जहां तक अभी तक नहीं किया है, भविष्य में नहीं करेगा भी नहीं जल्दी, ठीक है। वो पीओके की अलग बात है, वो तो अपना है, तो कभी ना कभी तो उसको लेना ही है, ठीक है। तो अर्जित भूमि कितना है, 0 है, ठीक है। अब यहीं पे देखिएगा कहा था भारत राज्यों का संघ है। देखिए एक होता है कन्फेडरल होता है, एगो फेडरल होता है, और एक यूनियन होता है, 3 तरह का होता है, ठीक है। तो इसको हम आशा करते हैं आप इसको लिख लिए होंगे, चाहे अगर नहीं लिखे हैं तो आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि हम इसे मिटा करके आगे लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक होता है अनुच्छेद 1 की ही बात कर रहे हैं हम, अनुच्छेद 1 में ही है, मतलब कहा गया भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। तो ये एक इसमें होता है, देखिएगा इसमें 3 तरह का होता है। एक होता है कन्फेडरल होता है, जिसको कहते हैं कन्फेडरल, इसको कहते हैं परिसंघ। इसमें क्या होता है देखिएगा, कॉन्फेडरल किसको कहते हैं, कॉन्फेडरल होता है परिसंघ। इसमें क्या होता है, जो छोटे छोटे राज्य को मिला करके, क्षेत्र को मिला करके एक देश का निर्माण होता है, ठीक है। यानी इसमें छोटे छोटे राज्यों में समझौता होता है, ठीक है, और उस समझौता के तहत एक देश बनता है, उसको कहते हैं कॉन्फेडरल कहते हैं, ठीक है। आप लिखेंगे कॉन्फेडरल लिख के डैश देंगे, लिखेंगे कि छोटे छोटे राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करता है, ठीक है। छोटे छोटे राज्य मिलकर
एक देश का निर्माण करता है। ये तक जहां कहाँ संभव होता है, जहां लोग शिक्षित ज्यादा होते हैं वहां पर संभव होता है, अतः अशिक्षित देशों में ये उतना जल्दी संभव नहीं है। और दूसरा होता है एक होता है फेडरल होता है, जिसको क्या कहते हैं, इसको संघ कहा जाता है, ठीक है, इसको संघ कहा जाता है। ये परिसंघ यानी कॉन्फेडरल का ही थोड़ा मजबूत रूप है। इसमें इसमें भी छोटे छोटे राज्यों के बीच मिलकर समझौता होता है और एक देश का निर्माण होता है। एग्जाम्पल के तौर पर ये लिखिएगा इसको भी, छोटे छोटे राज्यों के समझौता के बाद एक देश का निर्माण होता है। छोटे छोटे राज्यों के बीच समझौता के बाद एक देश का निर्माण होता है, किसमें, फेडरल में। और कॉन्फेडरल में भी वही होता है, लेकिन कॉन्फेडरल जो होता है ना वो थोड़ा लचीला होता है और फेडरल होता है जो थोड़ा उससे मजबूत होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अमेरिका यानी यूएसए में क्या है, उसमें 51, जिस समय देश का निर्माण होता है उसमें 50 स्टेट थे, यहाँ पे 50 स्टेट मिला करके एक राज्य बना, ठीक है। तो 50 स्टेट मिलाकर के एक राज्य बना। यहां पर होता है जो हर स्टेट का अपना अपना झंडा होता है। जो फेडरल में होता है हर स्टेट को मिलाकर के अपना अपना झंडा होता है, लेकिन यहाँ पर देश का एक और झंडा होता है। यहाँ पर एक और बात होता है किसमें, फेडरल में, यहाँ पे अपने अपने राज्य का अलग नागरिकता होता है और एक देश का नागरिकता अलग होता है। यानी टोटल अभी अमेरिका में एक संशोधन के बाद टोटल 51 स्टेट है, 51 स्टेट में 51 झंडा होगा, ठीक है। और एक वो अपना देश का अलग झंडा, यानी हर स्टेट का अपना झंडा और एक देश का झंडा अलग होता है, ठीक है। 51वां स्टेट वाशिंगटन डीसी बना है, ठीक है। और यहाँ पे नागरिकता भी दोहरी नागरिकता देखी जाती है, यानी स्टेट का अलग नागरिकता और देश का अलग नागरिकता। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में एकल नागरिकता है, यानी भारत में कोई व्यक्ति केवल भारत का नागरिक है, वो बिहार यूपी आप इस तरह से संबोधित नहीं कर सकते हैं कि मेरा बिहार का अलग नागरिकता, यूपी वाला यूपी का अलग नागरिकता है और देश का एक अलग नागरिकता। ऐसा यह नहीं होता है, क्योंकि भारत एक क्या है, यूनियन है, संघ जो भी देखिए, फेडरल का मतलब भी संघ होता है, यूनियन का मतलब भी संघ होता है, लेकिन भारत एक यूनियन वाला संघ है, ठीक है ना। तो भारत में ऐसा कतई नहीं हुआ कि आप भारत का नागरिक है अलग और बिहार का नागरिक अलग। लेकिन यूपी में जैसे देखिए, आप एक यूपी कह रहे हैं, अमेरिका में एक अमेरिका देश का आप अलग नागरिक हुए, और जो 51 स्टेट का आदमी है, जो 51 स्टेट जिस स्टेट से बिलोंग करता है उस स्टेट का को अलग नागरिक है, उसका एक अपन झंडा अलग है और देश का झंडा अलग होता है, ठीक है। और एक होता है यूनियन का मतलब भी संघ होता है, ठीक है, यूनियन का मतलब भी संघ होता है। यूनियन का मतलब भी क्या होता है, संघ होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें छोटे छोटे देश राज्य के मिलने से देश नहीं का निर्माण नहीं होता है, इसमें देश में ही छोटे छोटे राज्य होते हैं। यानी इसमें कोई भी राज्य, यूनियन का जो व्यवस्था होता है उसमें कोई भी राज्य इस देश से अलग नहीं हो सकता है, लेकिन इसमें कॉन्फेडरल में और फेडरल में हो सकता है। लेकिन फेडरल में थोड़ा मजबूती से जुड़ा होता है, इसका कानून थोड़ा टाइट होता है, लेकिन कॉन्फेडरल का उतना नहीं होता है, ठीक है। तो यूनियन में क्या होता है, कोई राज्य इसमें अलग नहीं हो सकता, कोई राज्य अलग नहीं हो सकता, कोई राज्य यूनियन में अलग नहीं हो सकता, ठीक है। यानी भारत में कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। भारत एक क्या है, यूनियन है, संघ है। अगर मान लीजिए आपको एग्जाम में पूछा जाए जो भारत क्या है, भारत राज्यों में क्या है, यूनियन है, संघ है और परिसंघ है। तो आपको अगर यूनियन और संघ दोनों दिया रहे तो यूनियन मानना है, और केवल संघ दिया रहे तो संघ ही होगा, क्योंकि यूनियन का भी हिंदी संघ होता है और फेडरल का भी हिंदी संघ ही होता है। अब थोड़े से तौर पर समझिए, जो आप कॉन्फेडरल किसको कहेंगे और फेडरल और यूनियन। मान लेते हैं आप घर बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, मान लेते हैं घर बना, पहले क्या करेंगे, ईंटा को गिराएंगे, टेलर वाला आएगा, ईंटा को गिरा कर चला जाएगा, और इस ईंट से आप क्या करेंगे, घर बनाएंगे। तो यानी दीवार जोड़ेंगे, तो ये ईंट क्या होगा,
आपस में जुटा होगा ऐसे, ठीक है, ये एक दीवार हो गया। लेकिन आप इसी दीवार को जब घर फिनिश हो जाता है तो क्या करेंगे, प्लास्टर पेंट करा देते हैं। तो इससे कोई कोई ईंटा पर, एक ईंटा पर अगर आप निकालना चाहे तो उतना इजी नहीं, आप निकाल नहीं सकते हैं। इससे तो इजी में निकाल जाएगा, उससे थोड़ा कठिन होगा इसमें, लेकिन इसमें बहुत कठिन होगा, आप निकाल ही नहीं सकते हैं। तो इसको कह सकते हैं, आप क्या कह सकते हैं, कॉन्फेडरल कह सकते हैं, कॉन्फेडरल। इसको क्या कह सकते हैं, फेडरल कह सकते हैं। और इसको क्या कहेंगे, यूनियन कहेंगे, जिससे अलग हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आप अनुच्छेद 1 अच्छी तरह समझ गए होंगे। अनुच्छेद 1 में क्या है, भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। और भारत में कितने तरह के स्टेट है, 3 तरह के हैं स्टेट है, यानी राज्य 28 गो, यूनियन टेरिटरी का वो 8 गो, अर्जित भूमि का वो है 0 है, ठीक है। राज्य को पहली अनुसूची में रखा गया, एक ही वाक्य इसमें कहा गया, तो अनुच्छेद 1 में कहा गया, ठीक है। तो आशा करता हूं आप इसको समझे होंगे अच्छे से और अच्छे से लिखे होंगे। तो अब चलते हैं हम अगला अनुच्छेद, अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 लिख कर डैश देंगे आप। अनुच्छेद 2 लिख कर डैश देंगे। अनुच्छेद 2 में क्या लिखा हुआ है, संसद, देखिए अनुच्छेद 2 में लिखा हुआ है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर किसी विदेशी राज्य को अपने में मिला सकता है। अब देखिए पूर्व अनुमति क्या हुआ, को राष्ट्रपति को सूचना दे करके, आप राष्ट्रपति इसमें बाधा नहीं डाल सकता है जो आप नहीं मिला सकते। संसद का मर्जी हुआ, जब किसी कोई राज्य, किसी देश कोई भारत में मिलना चाहता है तो वो राष्ट्रपति को केवल सूचित करेगा, उससे अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं है, सूचित कर करके और कहेगा ठीक है भाई आ जाओ मिल जाओ। जैसे कि एक घटना है, पहले आप इसको लिखिएगा, अनुच्छेद 2 लिख कर डाल दीजिए। इसमें लिखिए संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर सूचना यानी अनुमति, पूर्व सूचना देकर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है, ठीक है। यानी राष्ट्रपति पूर्व सूचना देकर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता, ऐसा हुआ भी है। देखिएगा ऐसा किस घटना में हुआ है, जो देखिएगा भारत से ऊपर एक उस समय अलग ही राज्य था, तो ऐसा एक बार हुआ है भारत में सिक्किम राज्य को मिला करके, ठीक है। तो सिक्किम राज्य आखिरकार भारत में क्यों मिला, देखिएगा चीन क्या किया था, चीन 1959 में क्या किया था, तिब्बत पे कब्जा कर लिया था, जिस कारण से सिक्किम का जो राजा था वो डर गया कि कहीं चीन हमको भी ना हथिया ले। जिस कारण से सिक्किम कहा था भारत को कि भाई हम आप में मिलना चाहते हैं, लेकिन मेरा एक शर्त है कि पहली बार जो आप में हम मिलेंगे तो हम ये देखेंगे कि आप मेरे लोगों के साथ भारत के लोगों का व्यवहार क्या होता है, नहीं होता है, इसलिए पहले हम आंशिक रूप से मिलेंगे। अगर हमको आगे चल करके अच्छा लगा कि हाँ भारतीय लोगों का व्यवहार सही है तो हम पूर्ण रूप से मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या किया गया था कि जो संविधान में 35वां संविधान संशोधन किया गया था, ठीक है। 35वां संविधान संशोधन किया गया था 1975 में, ठीक है। तो 35वां संविधान संशोधन कर दिया गया था 1975 में। इसमें सिक्किम को आंशिक रूप से मिलाया गया था, सिक्किम को आंशिक रूप से मिलाया गया भारत में, यानी
अभी भारत का वो पूर्णतः भारत का भाग नहीं हुआ है, यानी ये इसका मतलब ये हुआ जो वहां के लोग भारत में आ जा सकते हैं और यहाँ के कल्चर को समझ सकते हैं और भारतीय लोगों का उनके प्रति क्या व्यवहार है उसके बारे में वो समझ सकते हैं। इसलिए इसको आंशिक रूप से, तो आंशिक रूप से जो मिलाया गया था, तो उस समय ये असम का सह राज्य था, ठीक ना, आप ये लिखते चलेंगे साथ ही साथ, असम का सह राज्य था, ठीक, असम का सह राज्य था, यानी ये असम के अधीन उस समय था। लेकिन ठीक एक साल बाद सिक्किम के लोगों को यानी वहां के राजा को लगा कि हाँ भारत के साथ रहने में हमको कोई आपत्ति या कोई दिक्कत नहीं है, तो ये क्या हुआ, 36वां संविधान संशोधन किया गया भारतीय संविधान में। 36वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया, ठीक। 1976 में कब, 16 मई को, 16 मई 1976, 16 मई 1976 को 36वां संविधान संशोधन किया गया और 36वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को पूर्णतः भारत में मिला लिया गया, ठीक है। तो ये किस अनुच्छेद के तहत मिलाया गया था, तो अनुच्छेद 2 के तहत। अनुच्छेद 2 में कहा गया है, इसको आप एक बार रिकॉल करेंगे, अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया, अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि अगर भारतीय संसद चाहे, अगर कोई विदेशी राज्य भारत में मिलना चाहता है तो राष्ट्रपति को सूचना देकर के वो अपने देश में उसको मिला सकता है। यह घटना हुआ था कब, सिक्किम के साथ किया हुआ है, जो 35वां संविधान संशोधन 1975 में इसको आंशिक रूप से मिलाया गया असम के सह राज्य के तौर पर। लेकिन 36वां संविधान संशोधन कब किया गया था, 16 मई 1976 को सिक्किम को भारत में मिला लिया गया और इसे पूर्णतः भारत में मिला गया। उस समय सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना, यानी 36वां संविधान संशोधन 16 मई 1976 को जो किया गया था उसके तहत सिक्किम भारत का क्या राज्य बना था, तो 22वां राज्य बना संविधान संशोधन 36वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। तो आप अनुच्छेद 2 ये भी समझ गए होंगे, आप इसको स्क्रीनशॉट या लिख लेंगे, ठीक है। अब हम अनुच्छेद 3 देखते हैं। अनुच्छेद 3 में आखिर क्या कहा गया है, अनुच्छेद 3 लिख करके डैश देंगे। अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3 में कहा क्या गया है, देखिए इसमें कहा गया है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति यानी सूचना से भारत के किसी भी राज्य के क्षेत्र में, उसके क्षेत्रफल में, यानी उसको 2 भाग में बांटना है या 2 राज्य को एक साथ मर्ज करना है या किसी भी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करना है, तो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात आता है, अगर मान लीजिए कोई बिहार है, एक राज्य है बिहार है, उसको 2 पार्ट में तोड़ना है, तो ये तो होगा भाई बिहार सरकार इसका विरोध करेगी। अगर मान लेते हैं बिहार सरकार विरोध करेगी तो ये राष्ट्रपति को सूचित करेगा, तो राष्ट्रपति बिहार सरकार से इतना ही कर सकता है कि आप क्या चाहते हैं, इसमें आपका क्या राय है, ठीक है। तो इसमें उस सरकार का बिहार यानी विधानसभा का राय लिया जाएगा। बिहार विधानसभा का, अगर बिहार को 2 भाग में तोड़ना है, ऐसा हुआ है बिहार के साथ 2000 में हुआ था जब बिहार झारखंड से अलग हुआ था, ठीक है। तो मान लेते हैं तोड़ना है, तो बिहार के विधानसभा से पूछा जाएगा कि आप इसमें क्या चाहते हैं, आप अपना राय दीजिए, तो विधानसभा इसमें राय देगा, ठीक है, राष्ट्रपति के कहने पर देगा। लेकिन उस राय को, उस बात को मानने के लिए संसद कतई मंजूर नहीं है, उसका मर्जी होगा, उसको अच्छा लगेगा तो मानेगा, नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं मानेगा। यही बात कहा गया अनुच्छेद 3 में, यानी अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि संसद की अगर मर्जी है किसी राज्य को 2 पार्ट में तोड़ना, तो उसको कोई नहीं रख सकता है, तोड़ सकता है तो तोड़ सकता है, ठीक है। इसमें बिहार सरकार चाहे उस राज्य का सरकार कुछ नहीं कर सकती है, केवल वो अपना सुझाव दे सकती है, लेकिन उसका सुझाव मानने के लिए वो संसद कतई बाध्य नहीं है, ठीक है। तो लिखेंगे अनुच्छेद 3 में लिखेंगे कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से, संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य के क्षेत्र किसी भी राज्य के क्षेत्र, नाम, सीमा इत्यादि में परिवर्तन कर सकता है,
ठीक है। भारत के किसी भी राज्य के क्षेत्र, सीमा, उसके नाम इत्यादि में परिवर्तन कर सकता है और वहां की विधानसभा देखती रह जाएगी, केवल अपना सुझाव दे सकता है, लेकिन इस सुझाव को मानने के लिए कतई बाध्य नहीं है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिएगा एग्जाम्पल के तौर पर एमपी से छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को 1 नवंबर 2000 को अलग कर दिया गया। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 3 के तहत। उसी तौर पर देखिएगा यूपी से उत्तराखंड बना दिया गया। उत्तराखंड, यूके मतलब वो यूके यूनाइटेड किंगडम में उत्तराखंड अलग कर दिया गया। कब किया गया था? तो ये किया गया था 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, 9 नवंबर 2000 को। इसमें भी यूपी कुछ नहीं कर सका, यूपी सरकार। उसके बाद देखिएगा बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया। कब? 15 नवंबर 2000 को। बिहार सरकार कुछ नहीं कर पाया। तो ये देखिए, ये संसद को आखिर अधिकार क्या देता है? तो भारतीय संविधान देता है कि अनुच्छेद 3 के तहत आप किसी भी राज्य की भाषा, नाम, क्षेत्र इत्यादि में चेंज कर सकते हैं। विधानसभा वहां पे कुछ नहीं कर सकती है। ठीक है, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और हम आगे देखते हैं अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 लिखेंगे आप लोग। अनुच्छेद 4 देखिए, अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 4 में कहा गया है अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के जो संशोधन होगा, वो संशोधन अनुच्छेद 368 के अधीन नहीं माना जाएगा। देखिएगा, यानी भारतीय संविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद को देता कौन है? तो भारतीय संविधान के ही अनुच्छेद 368 देता है, जो कि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, तो देखिएगा, जो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत जो आप मान लीजिए अनुच्छेद 2 के तहत क्या किए हैं कि कोई भी विदेशी राज्य को भारत में मिला है, जैसे सिक्किम को मिला है। ठीक है, और अनुच्छेद 3 में क्या कहा है? जो भारत के अंदर जो राज्य क्षेत्र है, उसके नाम, सीमा, क्षेत्र इत्यादि में आप परिवर्तन कर रहे हैं, तो ये अनुच्छेद 3 के तहत कर रहे हैं। तो यानी अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी आप चेंज कर रहे हैं, वो अनुच्छेद 368 के अधीन नहीं माना जाएगा। यानी अनुच्छेद 368 में सिंपल सी बात समझिए, अनुच्छेद 368 के तहत अगर आप संविधान में संशोधन करते हैं, तो इसमें राष्ट्रपति का अनिवार्य होता है। अगर राष्ट्रपति चाहेगा जो ये संशोधन पारित नहीं हो, तो नहीं पारित होगा। उसके पास कई तरह के वीटो पावर है, वो लगा करके इस बिल को रोक सकता है। ठीक है, लेकिन अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो बिल पास हो रहा है, यानी किसी भी राज्य, किसी भी देश के राज्य को अगर आप मिला रहे हैं या भारत के राज्य के नाम में परिवर्तन कर रहे हैं, तो उसमें राष्ट्रपति कोई बाधा नहीं डाल सकता। भाई कौन डालेगा? मान लेते हैं, देखिए, कोई दूसरे देश के क्षेत्र को हम मिला रहे हैं, तो भाई कौन उसमें बाधा डालेगा? बाधा डालेगा उसको राष्ट्रपति को सीधे हटा देगा संसद। अगर 2-3 में अगर बाधा डालेगा तो सीधे हटा देगा, क्योंकि भारतीय संसद के पास ये अधिकार है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को साइड कर सकता है सीधे। कौन है तू? नहीं पहचानते हैं। लेकिन ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है अनुच्छेद 4 में? आप समझ गए होंगे। तो अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो संशोधन किया जाता है, वह अनुच्छेद 368 के अधीन नहीं किया जाता। ठीक है, अनुच्छेद 2 और 3 में जो संशोधन किया जाता है, वो अनुच्छेद 368 के अधीन नहीं किया जाता। ठीक है, यानी देखिए, इसमें संशोधन के लिए क्या चाहिए? 50% लोग, 50% लोकसभा के लोग,
साइन कर दिया तो हाँ कोई भी राज्य के नाम में चेंज कर सकते हैं, कोई भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं। देखिए अब कोई भी सरकार जब गठित होता है तो उसको तो 50% बहुमत रहता है, तभी वो सरकार बना पाता है लोकसभा में, ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर सरकार बनाने के लिए 50% सदस्य की हमको जरूरत है तो 50% उसके पास सदस्य है लोकसभा के, तभी तो वो सरकार बनाया है। लेकिन सिंपल सी बात है, उसका सदस्य साइन करेगा बस पास हो जाएगा बिल। इसमें रोकने की क्या बात होगी, कोई रोक ही नहीं सकता है। और इसमें राष्ट्रपति बाध्य होगा, इसमें जो 368 के बाहर जो होता है इसमें राष्ट्रपति बाध्य होता है, यानी राष्ट्रपति को हर हाल में साइन करना है तो करना है, इसमें न करने की सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको अनुच्छेद 4 भी समझ में आया होगा। अब देखते हैं कुछ अन्य टॉपिक इसमें, ठीक है। अब बेरुबारी संघ क्या था, एक देखते हैं बेरुबारी संघ बाद ये क्या था, इसके बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं। बेरुबारी संघ 1960, ठीक है। ये आखिर था क्या, ठीक है। बेरुबारी जगह देखिएगा, भारत का मैप एक देखिएगा आप, ऐसे परफेक्ट तो नहीं बना है लेकिन कोशिश करते हैं बनाने का। ये भारत है, ठीक है। ये भारत है, परफेक्ट नहीं बना है लेकिन ठीक है, पढ़ना हमको। देखिए यहां पर एक जगह था बेरुबारी, पश्चिम बंगाल बनी पूर्वी बंगाल जो अभी बांग्लादेश, उस समय ये पाकिस्तान था, और इधर क्या था, पाकिस्तान था, ठीक है। यहाँ पर पाकिस्तान है, तो ये था पूर्वी पाकिस्तान, ठीक। तो यहाँ पर जगह है एक बेरुबारी, ठीक है। तो क्या किया था, जो भारत के विभाजन का जो मेन जिम्मा मिला था, किसको मिला था, रेड क्लिफ को मिला था, रेड क्लिफ, जो कि भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण किया था, ठीक है। तो रेड क्लिफ को भाई इतना कम समय मिला, भारत इतने बड़े देश को 2 पार्ट में बांटना, तो भाई वो सोचा कंफ्यूजिया गया बेचारा आखिर इसको बांटे कैसे। तो सिंपल से क्या किया कि देखा जो भारत और यहाँ पर जिधर मुस्लिम आबादी ज्यादा है और जिधर हिंदू आबादी ज्यादा है, उस बीच में देखा जो यहाँ पर पुलिस स्टेशन क्या है, पुलिस स्टेशन को मार्क किया, एक कागज लिया और सीधे वहां पर घिस दिया, जैसे उसके बाप का देश है, फटाक से निपाट दिया। इसी बीच में अब ये हुआ, मान लीजिए ये गांव है, इस जगह पर पुलिस स्टेशन है यहाँ बीच में, अब इसको सीधे ऐसे घिंचिएगा तो इस गांव के कुछ इधर हो जाएगा कुछ इधर हो जाएगा पार्ट। यही हुआ था, बेरुबारी जगह था जो कहां पर, पूर्वी पाकिस्तान में, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, बेरुबारी में जो बेरुबारी जगह था इसमें मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र था, तो इसका कुछ पार्ट भारत में आ गया और कुछ पार्ट पाकिस्तान में चला गया, इसका ज्यादातर पार्ट भारत में ही आ गया। तो वहां पर पाकिस्तान इसको बार बार कहता था, ठीक है बेरुबारी मेरा है, ये हमको चाहिए, एक विवाद का मुद्दा हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, जो भारतीय संसद द्वारा यह निर्णय लिया गया जो इसे देकर के इस विवाद को निपटाया जाए, ठीक है। तो उसी बीच में ये बात चला गया कहा, सुप्रीम कोर्ट में, यानी राष्ट्रपति को किसी भी बिल पर साइन करने के लिए क्या करना होगा, साइन करना होता है, कोई भी बिल पारित करने के लिए, तो भाई किसी को आप क्षेत्र दे रहे उसके लिए तो बिल पारित करना होगा ना। तो राष्ट्रपति उस समय कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय भारत के राष्ट्रपति थे, ठीक है। तो ये क्या किए, इनके पास एक अधिकार था, यानी राष्ट्रपति के पास एक अधिकार होता है अनुच्छेद 143 के तहत, कि वो किसी भी संशोधन पर, किसी भी बिल पर अगर वो कंफ्यूज है जो हमको साइन करे कि ना करे कि क्या करे, तो वो सुप्रीम कोर्ट से राय ले सकता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट से राय लेने के बाद ही वो बिल पर साइन करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें यह सुनाया था कि आप किसी भी देश को कोई क्षेत्र देना अगर लेना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जो संशोधन करना होगा, संविधान में संशोधन करना होगा, संशोधन करना होगा, ठीक है। और संशोधन जो होगा वो 368 के अधीन होगा, न कि
68 के बाहर होगा, ठीक है। यानी आपको ये लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति से नहीं, पूर्ण अनुमति से, यानी राष्ट्रपति इस पर सहमत होगा तभी आप उसको दे सकते हैं, ठीक है। तो ये बात कहा गया था बेरूबारी संघ के बारे में, ठीक है। तो आप ये लिख लेंगे, मुकदमा समझ गए होंगे। बेरूबारी संघ जो 1960 में ये बात सुप्रीम कोर्ट कहा था, ये क्या था, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह लिए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो इसके तहत भारतीय संविधान में क्या संशोधन किया गया था, 9वां संशोधन किया गया था, 9वां संशोधन किया गया था, ठीक है। 9वां संशोधन कब किया गया था, तो 1960 में ही किया गया था। 9वां संविधान संशोधन 1960 में किया गया था, ठीक है ना। और पाकिस्तान को बेरूबारी और एक जगह था खुलना करके जगह था, खुलना, वो पाकिस्तान को सौंप दिया गया था, ठीक है। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच, सॉरी उस समय, तो अब क्या हुआ, 60 और पाकिस्तान 1971 में भारत द्वारा क्या होता है, 2 पार्टों में पाकिस्तान का डिवीजन कर दिया जाता है, यानी भारत, उस समय बांग्लादेश भारत से, सॉरी पाकिस्तान से अलग हुआ, ठीक है। तो आप देखते हैं एक और संशोधन किया गया था, ठीक है। तो इसी को लेकर के एक बार 1974 में भारत और बांग्लादेश के बीच एक भूमि स्थानांतरण के बारे में होता है, विचार होता है। उस समय भारत के पीएम थे, कौन थे, इंदिरा गांधी थे, और ठीक है। और वहां का पीएम थे, बांग्लादेश के पीएम थे कौन, शेख हसीना के जो पिता थे शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान। इस दोनों के बीच समझौता होता है भारत के कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को देने के लिए और बांग्लादेश का कुछ क्षेत्र भारत को देने के लिए, लेकिन ऐसा ये होता नहीं है। इसी के बाद 2015 में 100वां संविधान संशोधन किया जाता है, ठीक है ना, 100वां संविधान संशोधन किया जाता है 2015 में, और बांग्लादेश का कुछ क्षेत्र भारत में और भारत का कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को दिया जाता है। तो बांग्लादेश को जो भारत अपना क्षेत्रफल देता है वो 15,200 वर्ग किलोमीटर देता है, और जो बांग्लादेश से भारत के पास आता है वो आता है मात्र 6,000 वर्ग किलोमीटर, जिससे भारत और बांग्लादेश के बीच कई भूमि संबंधित विवाद का निपटारा किया जाता है, ठीक है। तो 7वां संविधान संशोधन हुआ था बेरूबारी के बाद, वो हुआ था 1960 में, जिसे बेरूबारी और खुलना क्षेत्र दिया गया पाकिस्तान को उस समय, क्योंकि पूर्वी भाग जो था किसका था, पूर्वी पाकिस्तान था, ठीक है। और 100वां संविधान संशोधन जो 2015 में किया गया था, जो बीजेपी की अभी जो सरकार, करंट सरकार, उसके द्वारा, उसमें क्या हुआ था, 15,200 वर्ग किलोमीटर भारत किसको दिया, बांग्लादेश को दिया, और बांग्लादेश से 6,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल अपने भारत में मिलाया गया, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर भारत राज्य में देशी रियासत का एकीकरण किस तरह से हुआ है भारत में, वो देखते हैं, ठीक है। तो अगला टॉपिक आप लिखेंगे, देशी रियासत का एकीकरण, देशी रियासत का एकीकरण, ठीक है, देशी रियासत का एकीकरण, ठीक है। देखिएगा, स्वतंत्रता से पूर्व आखिर भारत का स्थिति क्या था, इस पर हम थोड़ा विचार करते, ठीक है ना। तो स्वतंत्रता से पूर्व भारत के बीच, भारत 2 पार्ट में था। देखिएगा, एक था जो ब्रिटिश प्रांत था और एक था देशी रियासत। ब्रिटिश प्रांत जिस पर ब्रिटिश का डायरेक्ट शासन था, और देशी रियासत पर इनडायरेक्ट ब्रिटिश का शासन था, ठीक है ना। तो स्वतंत्रता से पूर्व की बात अगर की जाए, स्वतंत्रता से पूर्व देखिएगा, तो ब्रिटिश प्रांत कितने थे, 9 ब्रिटिश प्रांत थे, ठीक है, 9 ब्रिटिश प्रांत और 600 देशी रियासत था, ठीक है। इस 600 देशी रियासत में से 542 देशी रियासत भारत में मिला
और 58 देसी रियासत कहां चला गया, पाकिस्तान में चला गया। ठीक है, तो इस 542 देसी रियासत में से 3 ऐसे देसी रियासत थे जो कि भारत में मिलना नहीं चाहता था। ठीक है, इस 3 में पहला था जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू एंड कश्मीर, ये 3 था। तो देखिएगा यहां पर जो जूनागढ़ था ना, वहां पर जनमत संग्रह यानी वहां के जनता से विचार लिया गया कि आप पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं या भारत में मिलना चाहते हैं। तो जूनागढ़ का जो देसी रियासत का जो भारत में मिलन हुआ वो किसके द्वारा हुआ था, जनमत संग्रह द्वारा हुआ। ठीक है, यहाँ नीचे आपको शायद दिखाई नहीं देगा, तो हम यहाँ पे लिखते हैं जूनागढ़ प्रथम था, जूनागढ़, इसको क्या मिला गया, जनमत संग्रह, जनमत संग्रह के तहत जूनागढ़ को मिलाया गया। और दूसरा में देखते हैं, दूसरा था हैदराबाद, हैदराबाद को क्या किया गया, पुलिस बल के यानी सैन्य कार्रवाई के तहत मिलाया गया। हैदराबाद चाहता है जो भारत में मिले ही नहीं, इसीलिए हैदराबाद पर सैन्य कार्रवाई करके यानी सैनिक बल द्वारा भारत में इसको मिलाया गया। और तीसरा मिलाया गया था जम्मू एंड कश्मीर को, जम्मू एंड कश्मीर को मिलाया गया था विलय पत्र पर सिग्नेचर करके। अब देखिएगा, देखिए हैदराबाद सैन्य कार्रवाई, तो उस समय हैदराबाद के निजाम कौन थे, उस पर सैन्य कार्रवाई क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, उस समय हमको हिस्ट्री में पढ़ना है। यहाँ पर अगर वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो बहुत ही लंबा लेक्चर, ऐसे भी लगता है 1 घंटा के आसपास हो ही जाएगा। और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र, देखिए जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान किस तरह से उसको आक्रमण करके दबाव डाला था, जो हमें मिलाया जाए, उस पर आक्रमण भी कर दिया था, जिसे भारत बचाव के लिए विलय पत्र पर उस पर साइन कहा था जो आप हमसे मिलिएगा तो आपको हम रक्षा करेंगे, नहीं करेंगे। तो ये तीनों का जिस समय मिलाप हुआ था उस समय भारत का गृह मंत्री कौन था, भारत का गृह मंत्री था वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, जो कि देसी रियासत को यानी भारत को एकीकृत करने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, ठीक है, तो देसी रियासत के एकीकरण में बहुत बड़ा योगदान निभाया था कौन, वल्लभ भाई पटेल। ये देखिए, तो स्वतंत्रता से पूर्व भारत का जो कुल क्षेत्रफल था यानी टोटल 9 ब्रिटिश प्रांत थे और 600 देसी रियासत थे, उसमें से 542 भारत में रहा था, 58 कहां चला गया, तो पाकिस्तान में चला गया। इस 542 में 3 ऐसे थे, जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, जो नहीं मिलना चाहते थे, लेकिन जूनागढ़ को जनमत संग्रह, हैदराबाद को सैन्य कार्रवाई और जम्मू एंड कश्मीर को विलय पत्र पर सिग्नेचर करके यानी उससे साइन करवा करके वहां का राजा था जो उससे, और भारत में उसको मिला लिया गया था। ठीक है, और आगे हम देखते हैं, देखिए तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो ये हो गया जो, अब देखिएगा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सीधे तो जो भी इतना राज्य दिख रहा है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, उस तरह से नहीं था। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत को, भारतीय पूरा क्षेत्र को 4 भाग में बांटा गया था, A, B, C और D। ए में रखा गया था ब्रिटिश प्रांत जितने भी थे वो ए में थे, बी में था देसी रियासत था, और सी में था कमिश्नरी स्टेट, और डी में रखा गया था अर्जित क्षेत्र को। ठीक है, तो इसको आप लिखेंगे, के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत को प्राप्ति के बाद भारत को निम्नलिखित भागों में बांटा गया था। निम्नलिखित भागों में बांटा गया था, कितने भागों में, 4, A, B, C और D। देखिएगा, तो ए में रखा गया था ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रांत को रखा गया था। बी में रखा गया था देसी रियासत को। सी में रखा गया था कमिश्नरी स्टेट को। और डी में रखा गया था अर्जित क्षेत्र को, अर्जित क्षेत्र। ठीक है ना,
तो यहाँ पे देखो स्वतंत्रता प्राप्ति को भारत को कितने भागों में, 4 भागों में, ए बी सी डी भारतीय राज्य को, उसमें एक देशी रियासत, ए में ब्रिटिश प्रांत, बी में देशी रियासत, सी में कमिश्नरी स्टेट और डी में अर्जित क्षेत्र, ठीक है। लेकिन देखिएगा आगे चल करके यही बात होता है जब भारत में राज्य के विभाजन के लिए मांग उठने लगता है, जो आप इसको भाषा आधार पर राज्य को बांट दीजिए, ठीक है ना। इसके बाद 3 आयोग आता है, एक जेवीपी आयोग आता है, एक पहले एसके धर आयोग का गठन होता है, जेवीपी आयोग का गठन होता है। उसके बाद एक कांग्रेस नेता थे पट्टाभी श्री मल्लू करके कुछ नाम था, वो 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, जिस कारण से सरकार को मजबूरन होकर के भाषाई आधार पर जो मद्रास वाले क्षेत्र थे उसको 2 पार्ट में बांटना पड़ता है, ठीक है। लेकिन यही जब एक राज्य को बंटवारा हो जाता है जिसके पूरे देश में भाषाई आधार पर राज्य की मांग गठन होने का मांग उठने लगता है, जिस कारण से भारत सरकार एक फजल अली आयोग का गठन करता है, ठीक है। जो फजल अली आयोग यह रिपोर्ट देता है कि आप भाषा आधार पर राज्य को बांट सकते हैं, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं कि जो एक ही भाषा बोलने वाला उस राज्य में रहेगा जो जिस भाषा के आधार पर गठन हुआ है। भाषा के आधार पर गठन हो सकता है लेकिन वहां पर अनेक भाषी लोग रह सकते हैं, ठीक है। तो वो कितने आयोग थे, क्या थे, उसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। तो लिखिएगा राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है। इस पहला पर लिखिएगा धर आयोग, धर आयोग, इसके धर आयोग, सीधे धर मतलब धर नहीं, इसके धर आयोग, ठीक है, इसके धर आयोग। अब देखिएगा इसके गठन वाले पूछे इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन जो हुआ था, इसका गठन हुआ था 27 नवंबर 1947 को हुआ था, ठीक है। जो कि अपना रिपोर्ट देता है कब, अपना रिपोर्ट ये देता है 1949 में, रिपोर्ट 1949 में देता है। और इस रिपोर्ट में कहता है कि भाषाई आधार पर राज्य का गठन नहीं किया जाए बल्कि प्रशासनिक आधार पर किया जाए। प्रशासनिक आधार पर गठन करने के, यानी देखिएगा हुआ यूं था, जो भाषा भारत में बहुत सारी भाषा बोले थे, अब हर भाषा के आधार पर तो आप राज्य का गठन नहीं कर सकते हैं, इसलिए वहां बोला था जो आपको प्रशासन चलाने में सुविधा हो उस आधार पर राज्य का गठन करें, ठीक है। तो प्रशासनिक आधार पर भाषाई आधार का विरोध किया था, भाषाई आधार का विरोध किया कौन, इसके धर आयोग, जिसका गठन 27 नवंबर 1947 को और रिपोर्ट 1949 में दिया गया था। इसमें प्रशासनिक आधार पर भारतीय राज्य को बांटने के लिए कहा था। लेकिन उसके बाद एक और आयोग का गठन हुआ था, इसका जेवीपी आयोग, जेवीपी आयोग, यह एक 3 सदस्यीय कमेटी था, ठीक है ना। इसका जो गठन हुआ था सितंबर 1948 में हुआ था, ठीक है ना। जेवीपी आयोग का गठन सितंबर 1948 में हुआ था, लेकिन ये अपना रिपोर्ट अप्रैल 1949 में ये भी दिया था, और ये भी प्रशासनिक आधार पर ही बोला था, प्रशासनिक आधार का समर्थन किया था और भाषाई आधार का विरोध किया था। देखिए और जेवीपी आयोग में 3 सदस्य थे, जवाहरलाल नेहरू, लाल नेहरू, दूसरा थे वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, और तीसरा थे पट्टाभी सीतारमैया।
देखिए, तो पट्टाभी सीतारामैया, वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू जेवीपी आयोग में ये 3 सदस्य थे, जिसका गठन सितंबर 1948 में हुआ था। और ये अपना रिपोर्ट कब दिए थे, तो अप्रैल 1949 में दिए थे। ये भी बोले थे जो भारत को प्रशासन के आधार पर इसका राज्य का निर्धारण किया जाए भारत में, न कि भाषा के आधार पर, ठीक है ना। लेकिन ठीक इसके बाद क्या हुआ था, 1953 की बात है, 1953 की बात है, भाषाई आधार पर राज्य के गठन के को लेकर के भारत में आंदोलन छिड़ गया। और इस आंदोलन में पोट्टी श्रीरामुलु व्यक्ति था, जो कि कांग्रेस पार्टी से ही बिलोंग करता था। देखिएगा, 1953 की बात है, पोट्टाभी श्रीरामुलु नामक व्यक्ति था, ठीक है, जो कि भाषाई आधार पर राज्य के गठन के मांग को लेकर के क्या कर देता है, भूख हड़ताल पर बैठ जाता है। ठीक 56 दिन बाद ये इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद भारत में एक आक्रोश फैल जाता है कि भाई भाषा आधार पर राज्य की मांग कर रहा था बेचारा चंद बसा, वो में किसका, कांग्रेस का ये नेता था, कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता था। और भारत उस समय सरकार किसका थी, तो कांग्रेस का था। उसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। तो 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद इनका क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। तो आनंद फानन में भारतीय सरकार क्या करती है कि मद्रास वाले जो क्षेत्र थे ना, उसको तेलुगु भाषा क्षेत्र को अलग करके एक आंध्र प्रदेश राज्य बता दिया जाता है। जो मद्रास वाला इलाका था, मद्रास जो कि अभी चेन्नई के नाम से जिसको जानते हैं, वो उसके समय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाला पूरा एरिया था ना, वो मद्रास था। तो इसको 2 पार्ट में तोड़ दिया, ठीक है। एक तमिल भाषा के आधार पर 1953 में क्या किया, आंध्र प्रदेश राज्य के निर्माण कर दिया। यानी भाषाई आधार पर भारत में बनने वाला प्रथम राज्य कौन बना था, आंध्र प्रदेश बना था। किस भाषा के आधार पर, तमिल भाषा के आधार पर। कब बना, 1953 में बना। किससे अलग होकर बना था, तो मद्रास से। और इस मद्रास को 1969 में तेलुगु भाषा के आधार पर तमिलनाडु बना दिया गया, ठीक है। उस मद्रास के जो क्षेत्र बच गए थे उसको तेलुगु भाषा के आधार पर 1969 में क्या बना दिया गया, तो तमिलनाडु बना दिया, ठीक है। तो देखिए, अब जैसे ही आप भाषा के आधार पर एक राज्य का निर्माण कर दीजिएगा, तो पूरे देश में भाषाई आधार पर राज्य के गठन का मांग होने लगा, जिस कारण से भारत सरकार को आनंद फानन में एक आयोग का गठन करना पड़ा, जिस आयोग का नाम रखा गया फजल अली आयोग। ये फजल अली जो थे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, ठीक है। तो एक आयोग का गठन होता है, फजल अली आयोग। फजल अली आयोग का गठन होता है, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे, फजल अली। इसके आयोग अध्यक्ष थे फजल अली, और इसमें 3 सदस्य थे। एक थे फजल अली और एक थे हृदयनाथ कुंजरू, एक व्यक्ति थे हृदयनाथ कुंजरू, और दूसरा व्यक्ति थे के.एम. पनिक्कर। के.एम. पनिक्कर थे। एक थे हृदयनाथ कुंजरू, एक थे के.एम. पनिक्कर, ठीक है। ये दोनों इसमें थे और इसका अध्यक्ष थे फजल अली, ठीक है। तो ये अपना रिपोर्ट कब देता है, इसका गठन होता है फजल अली आयोग का 1953 में, और ये अपना रिपोर्ट देते हैं 1956 में, ठीक है। और 1956 में रिपोर्ट में कहते हैं कि भाषाई आधार पर आप राज्य का विभाजन कर सकते हैं, ठीक है। भाषाई आधार पर आप राज्य का विभाजन कर सकते हैं, लेकिन राज्य बहुभाषी होगा। यानी राज्य बहुभाषी होगा, यानी उस राज्य में
कोई भी भाषा बोलने वाले व्यक्ति रह सकते हैं। यानी जो राज्य बनेगा, मान लीजिए यहाँ पर आंध्र प्रदेश राज्य भाषा आधार पर बना है, आंध्र प्रदेश तमिल भाषा, इसमें केवल तमिल बोलने वाले लोग नहीं रहेंगे, इसमें सभी भाषा बोलने वाले लोग रह सकते हैं, लेकिन तमिल भाषा के आधार पर ही आंध्र प्रदेश को बना दिया गया, ठीक है, और तेलुगु भाषा के आधार पर तमिलनाडु को बनाया गया, ठीक है। तो ये हो गया बात। तो ये अपना रिपोर्ट फजल अली आयोग दिए थे 1953 में, गठन हुआ था 1953 में, रिपोर्ट दी 1956 में। इसमें 3 सदस्य थे, अध्यक्ष थे फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के एम पर्णिकर, इसके 3 सदस्य हुए। इसके बाद फजल अली आयोग की रिपोर्ट के बाद 7वां संविधान संशोधन किया गया था। 7वां संविधान संशोधन किया गया 1956 में। इसमें जितने भी ए बी सी और डी के आधार पर भारतीय राज्य का बंटवारा किया गया था, उसको समाप्त कर दिया गया। यानी ABCD के आधार पर जो भारतीय राज्य बांटा गया था उसको समाप्त कर दिया गया और एक नए तरह से भाषाई आधार पर राज्य का गठन हुआ। उसमें स्टेट बना, ये टोटल राज्य, इसमें 14 राज्य बना और केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी बनाया गया कितना, 6, ठीक है। ABCD आधार पर को खत्म कर करके और 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया, जिसमें टोटल 14 राज्य बनाए गए और यूनियन टेरिटरी 6 बनाया गया और इस तरह से भाषाई आधार पर भारत के राज्य का निर्माण हुआ, ठीक है। अब देखिए, एक आपको टॉपिक, एक क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है किस राज्य का गठन कब हुआ, तो ये आप याद कर सकते हैं, लुसेंट बुक से भी याद कर सकते हैं, या जो भी आप संविधान के बुक पढ़ते हैं उससे याद कर सकते हैं। ऐसे भी अगर आप ये वीडियो देखने के बाद, ठीक है, आपको कोई भी बुक पढ़ने के लिए भाग 1 से जरूरत नहीं होगा, इससे बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। हाँ, एक क्वेश्चन पूछेगा जो किस राज्य का गठन कब हुआ था, वो आप किसी बुक से पढ़ सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे तो वो लंबा हो जाएगा, आप उसको केवल डेट याद करना है तो आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को आप एक बार रिपीट करके या लिखते देखते वक्त इसका नोट आप बना लेंगे तो आपको इससे आने वाले हर एक क्वेश्चन का आंसर लगभग देखने को इसी में से मिलेगा, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हम और अच्छे से आगे वाले पार्ट को पढ़ा सकें आपको। धन्यवाद, जय हिंद।